India slips to 6th in GDP ranking for now to climb to 4th by financial year 28। ध्यान रखना, जीडीपी गणना कौन करता है? मिनिस्ट्री का नाम है, मंत्रालय का नाम है मॉस्पी। कोई भी वर्ष को जब आधार वर्ष माना जाता है तो एनएसओ उसका एक पैमाना लेता है। जैसे अगर मैं जीडीपी की गणना जो 2022-23 में पेन का कीमत था उसको लूं 2022-23 जो आधार वर्ष के मूल्य में लेता हूं, तो ये मेरा कौन सा जीडीपी प्राप्त होगा? इसको कहा जाएगा रियल जीडीपी। जापान की करेंसी येन में निकाल ले, चीन युआन में निकाल ले, ठीक है, भारत रुपए में निकाल ले, अमेरिका डॉलर में निकाल ले, तो आप तुलना कैसे कर पाएंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कम हुआ है और डॉलर का मूल्य मजबूत हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है रुपए की तुलना में। तो बच्चों, आप लोगों का इस शब्दावली वाले एपिसोड में जहां हम लोग न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेते हैं और उसमें जो शब्दावली का प्रयोग होता है, टर्मिनोलॉजी का प्रयोग होता है, उसको मैं समझाकर उस आर्टिकल को बताता हूं। तो इस सेकंड पार्ट में आप सबका मैं ऋषि जैन हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए सीधे सीधे हम लोग आते हैं कि आज क्या है हमारा आर्टिकल। ध्यान से देखिए। इंडिया स्लिप्स टू 6th इन जीडीपी रैंकिंग फॉर नाउ टू क्लाइंब टू 4th बाई फाइनेंशियल ईयर 28। ये आईएमएफ का एक रिपोर्ट है जिसको प्रकाशित किया गया है। आप ध्यान से देखिए इस रिपोर्ट को, और यहाँ छुपी हुई है कुछ शब्दावली, जीडीपी, बेस ईयर, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। देन इस आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक एक करके इस वर्ड पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला शब्द है बच्चों जो आप देख रहे हैं, और वो है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। आखिर जीडीपी है क्या? ध्यान से समझिएगा। जीडीपी होता है, ध्यान से इस परिभाषा को समझिएगा, कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में या एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर, जो भी सीमा है भीतर, घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवा, जो भी वस्तु और सेवा है, उसका जो कुल बाजार मूल्य है उसे हम जीडीपी कहते हैं। ध्यान से बस समझना। एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे मान लीजिए पेन है। हम मान कर चल रहे हैं कि केवल पेन का ही उत्पादन हो रहा है देश में। तो एक साल में जितना पेन का उत्पादन हुआ, मान लेते हैं कि 10 पेन का, मान लेते हैं कि 100 पेन का उत्पादन हो रहा है, बस और कुछ नहीं। 100 पेन का उत्पादन हुआ है एक साल में अपने घरेलू सीमा के भीतर, ठीक है ना, अपने बाउंड्री के अंदर 100 पेन, और एक पेन का दाम मान लो 10 रुपया है। 10 रुपया एक पेन का कीमत है। तो जीडीपी कितना होगा आपका? जीडीपी होगा 1000 रुपया। यही है जीडीपी। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित जो वस्तु और सेवा होगा उसका कुल बाजार मूल्य, जो मार्केट प्राइस होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। पहले जीडीपी की परिभाषा एकदम स्पष्ट रूप से कर लो, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवा का कुल बाजार मूल्य जीडीपी कहलाएगा। डन। अब जरा बात को समझना। जब हम जीडीपी की गणना करते हैं, ध्यान रखना, जीडीपी की गणना कौन करता है? तो मिनिस्ट्री का नाम है, मंत्रालय का नाम है मॉस्पी। मंत्रालय का नाम क्या है? मॉस्पी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। उसके अंतर्गत जो है एक कार्यालय है जिसका नाम है एनएसओ। एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और यही क्या करता है? जीडीपी की गणना करने का काम करता है, जो हमारे देश में हर तिमाही, हर तीसरे महीने, यानी साल में 4 बार, हर क्वार्टर में जीडीपी की गणना करता है। कौन? एनएसओ।
अब जीडीपी की गणना करते समय आप यूज करते हैं आधार वर्ष का। एनएसओ जीडीपी की गणना में किसका यूज करता है? आधार वर्ष यानी बेस ईयर का प्रयोग करता है। बेस ईयर का प्रयोग करता है। कैसे करता है आपको नहीं जानना है, आपको यह दिमाग में बैठाना है कि आधार वर्ष की गणना या आधार वर्ष का वो प्रयोग करता है जीडीपी की गणना करने में। टर्न आधार वर्ष जो होता है वो आधार बनाता है ताकि आज जो मूल्य है उस मूल्य से आप उसकी तुलना कर सकें। जैसे एग्जाम्पल समझना, मान लो अगर मैं आधार वर्ष बोल रहा हूं 2022-23, जो जीडीपी का नया आधार वर्ष है। जीडीपी का क्या है? अब नया आधार वर्ष है। पहले 2011-12 था, लेकिन अब बदल दिया गया, 2022-23 किया गया। तो 2022-23 में मान लो इस पेन का कीमत है 10 रुपया। पेन का कीमत कितना है बच्चों? 10 रुपया। अब मान लो अभी 2025-26 में मान लो इस पेन का कीमत बढ़ करके मान लो हो गया 12 रुपया। कितना रुपया हो गया? 12 रुपया। तो इसका मतलब है कीमत में 2 रुपए की वृद्धि हुई है। कीमत में 2 रुपए की वृद्धि हुई है, यानी 20%। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 2 कितना में? 10 में गुणे 100, यानी कितना होगा? 20% की वृद्धि हुई है। 20% इंक्रीज हुआ है किसका? पेन का कीमत। तो हमें सापेक्ष रूप से पता लग पाएगा कि वस्तु और सेवा का मूल्य कितना बड़ा है। इसका पता तब होगा जब हम किसी वर्ष को आधार वर्ष मानेंगे। और आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष अभी वर्तमान में जीडीपी का कितना है? 2022-23। तो सर क्या कोई भी आधार वर्ष ले सकते हैं? फिर तो सर 47-48 ले लेते हैं, जिस साल देश आजाद हुआ। हमें याद रहता, 22-23 कहां याद रहता है सर? सर 1991 ले लेते सर। सर 1991 लेने से क्या होगा कि एलपीजी सुधार हुआ है, तो सर याद रहेगा एकदम। सर मेरा बर्थडे जब था तो वही ले लेते सर, मैं अपना बर्थडे बता देता हूं, वही आधार वर्ष हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है। आधार वर्ष, कोई भी वर्ष को जब आधार वर्ष माना जाता है तो एनएसओ उसका एक पैमाना लेता है। जैसे एनएसओ मानता है कि वो वर्ष सामान्य वर्ष होना चाहिए। जैसे हम लोग क्यों नहीं 19-20 को आधार वर्ष या 20-21 को आधार वर्ष लिए? ये भी तो मन में सवाल आना चाहिए कि सर यहां क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो सामान्य वर्ष नहीं था, कोरोना महामारी था, तो वो एक सामान्य वर्ष नहीं माना जा सकता। दूसरा, वो ना तो बहुत पुराना होना चाहिए ना बिल्कुल नया होना चाहिए। जैसे अगर मैं 47 लूं, 1947 को आधार वर्ष मानूं, तो 1947 में भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कृषि का हुआ करता था, और आज सबसे ज्यादा योगदान सेवा का है। तो कैसे सही तरीके से निकाल पाओगे? कैसे सही तरीके से निकाल पाओगे? 1991 में हमारा जीडीपी $1 ट्रिलियन से भी कम था, और आज हमारा जीडीपी $4 ट्रिलियन के बराबर है। तो कैसे निकाल पाओगे? इसीलिए आधार वर्ष का क्या पैमाना होना चाहिए? एक सामान्य वर्ष होना चाहिए, ना तो बहुत पुराना और ना बिल्कुल नया। एकदम नया कर दोगे तो मूल्य वृद्धि का पता ही नहीं लगेगा। और तीसरा, उस वर्ष समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमी के डेटा उपलब्ध होने चाहिए। जैसे आईआईपी का डेटा, सीआईआई का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, गरीबी का डेटा होना चाहिए। तो ऐसे वर्ष को हम आधार वर्ष मानते हैं, आधार वर्ष के रूप में लेते हैं। जो अब जीडीपी का नया आधार वर्ष क्या है? 2022-23 है। 2022-23 है। पहले क्या था बच्चों? पहले 11-12 था। पहले क्या था? 2011-12 था। डन। अब जरा समझना यहां से, अब हम 2 शब्द समझेंगे इसी से। एक है रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, और एक नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, रियल मतलब वास्तविक जीडीपी, और नॉमिनल मतलब मौद्रिक जीडीपी। अब हम इन 2 का मतलब समझते हैं। कैसे समझेंगे जरा समझना। अगर जीडीपी की गणना ध्यान से समझना, आधार वर्ष के मूल्य में हो, आधार वर्ष के मूल्य में हो, और आधार वर्ष क्या है? 2022-23। माने अगर मैं जीडीपी की गणना जो 2022-23 में पेन का कीमत था उसको लूं, 2022-23 जो आधार वर्ष के मूल्य में लेता हूं,
तो ये मेरा कौन सा जीडीपी प्राप्त होगा, इसको कहा जाएगा रियल जीडीपी। डन। अगर जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य में ले, वर्तमान वर्ष के मूल्य में, वर्तमान वर्ष के मूल्य में, जो अभी चालू मूल्य है, वर्तमान मूल्य है पेन का, मान लो 12 रुपया है, तो 12 रुपए पर लूं तो इसको कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी। ध्यान रखना, दो हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है, जब जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्य पर हो, और आधार वर्ष क्या है 2022-23 के मूल्य में। और जीडीपी की गणना जब वर्तमान वर्ष के मूल्य में, जो अभी वर्ष चल रहा है, मान लो 26-27 चल रहा है, 25-26 चल रहा है, अब तो 26-27 चल रहा है, 1 अप्रैल से शुरू हो गया, तो क्या होगा, उसको मौद्रिक जीडीपी कहेंगे, नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। डन। ये भी समझ में आ गया, रियल भी समझ में आ गया और नॉमिनल जीडीपी आ गया। अब जरा समझना, जब हम लोग जीडीपी का विभिन्न अर्थव्यवस्था का तुलना करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि अमेरिका का जीडीपी, भारत का जीडीपी, चीन का जीडीपी, अगर हम लोग इसका तुलना करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब भी तुलना करते हैं, ध्यान रखना बच्चों, हम लोग हमेशा कौन से जीडीपी का प्रयोग करेंगे, हमेशा नॉमिनल जीडीपी का प्रयोग करेंगे, हमेशा नॉमिनल जीडीपी का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 याद रखना, रियल का नहीं बल्कि किसका, नॉमिनल जीडीपी का। और इसीलिए नॉमिनल जीडीपी का तुलना करने के लिए इसको किसमें निकाला जाता है, डॉलर के टर्म में, तभी तो समझ में आएगा। नहीं तो जापान अगर येन में निकाल ले, जापान की करेंसी येन है, येन में निकाल ले, चीन युआन में निकाल ले, ठीक है, भारत रुपए में निकाल ले, अमेरिका डॉलर में निकाल ले, तो आप तुलना कैसे कर पाएंगे। तुलना करने के लिए सबको एक करेंसी में तो लाना पड़ेगा, तो एक करेंसी लाना है तो सबसे दुर्लभ करेंसी कौन है, डॉलर। तो हम क्या करते हैं, सब जितने भी देश के जीडीपी है सबको डॉलर में परिवर्तित करते हैं, और जब हम डॉलर में परिवर्तित करते हैं तो हम क्या पाते हैं, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर पहले स्थान पर देखा जाए तो नंबर 1 में है अमेरिका, ठीक है, याद रखना, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर, ठीक है, और डॉलर के टर्म में। तो पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर कौन है, चीन है, तीसरे स्थान पर कौन है, जर्मनी है, ठीक है, चौथे स्थान पर कौन है, जापान है, पांचवें स्थान पर कौन है, ब्रिटेन, और छठे स्थान पर कौन है, अब भारत हो गया, इंडिया हो गया। भारत का स्थान छठे नंबर में आ गया, किसके बाद, जापान और ब्रिटेन के बाद। जो पहले हमारा कौन सा स्थान था, पहले चौथे नंबर में कौन था, इंडिया था, यानी वो स्लिप होकर के कहां पहुंच गया, छठे नंबर में पहुंच गया। तो इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से भारत की जीडीपी छठे नंबर में आ गई है, अगर भारत की जीडीपी ऐसे ही चलती रही तो ये बहुत हद तक तय है कि 2028 तक, कब तक बताओ, 2028 तक भारत चौथे नंबर में पहुंच जाएगा। भारत चौथे नंबर में आ जाएगा, यानी अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद भारत का स्थान आ जाएगा। ब्रिटेन और जापान दोनों को हम पीछे छोड़ देंगे, और हो सकता है इसी तरह चलता रहा तो 2030 तक हम तीसरे नंबर में भी पहुंच सकते हैं। यह इस रिपोर्ट में कहा गया। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, एक बात और कहा गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि क्यों हमारा जीडीपी चौथे से हम छठे में पहुंचे। एक कारण बताया गया, क्योंकि हम डॉलर में प्रयोग कर रहे हैं। डॉलर में कैसे, आप समझो, आज $1 बराबर हो गया है 90 रुपया। तो जब हम रुपए के टर्म में बात करते हैं जीडीपी की, रुपए में जो रियल जीडीपी है, तो हमारा जीडीपी का साइज बड़ा दिखेगा, लेकिन आप सोचो कि हर 90 रुपए में आप $1 ले रहे हैं, हर 90 रुपए में आप $1 ले रहे हैं। आप सोच कर देखो, अगर मान लो हमारा जीडीपी 9,000 रुपया है, हमारा जीडीपी 9,000 रुपया है, तो डिवाइडेड बाय 90 कर दो, 0 0 कटा, यानी हमारा डॉलर के टर्म में मात्र $100 ही होगा। कहां रुपए में 9,000 है, कहां डॉलर में मात्र $100 ही है। तो जितना रुपए का मूल्य कम हो रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपए गिरेगा, उतना ही हमारा जीडीपी का आकार कम होगा। क्यों? क्योंकि हम जीडीपी को डॉलर के टर्म में निकाल रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी में। इसीलिए हमारा जीडीपी कम हुआ है। केवल यही कम होने का कारण सबसे बड़ा रहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कम हुआ है।
और डॉलर का मूल्य मजबूत हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है रुपए की तुलना में। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान दो, ब्रिटेन, क्यों ब्रिटेन का पोजीशन बेहतर हो गया? इसीलिए क्योंकि ब्रिटेन का करेंसी है पाउंड, पाउंड डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है, यानी पाउंड का वैल्यू बढ़ा है। तो जब वैल्यू बढ़ जाएगा पाउंड का, तो मानी सी बात है पाउंड में जीडीपी ज्यादा दिखाई देगा। तब डॉलर के मुकाबले अगर पाउंड में जीडीपी और डॉलर में जीडीपी, तो डॉलर में जीडीपी ज्यादा दिखाई देगा, डॉलर में ज्यादा दिखाई देगा। तो इसीलिए ब्रिटेन का पोजीशन बेहतर हुआ है और भारत का पोजीशन पीछे हुआ है, क्योंकि हम जीडीपी की गणना किस में कर रहे हैं? डॉलर में कर रहे हैं, और डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कम हो रहा है। एक तो ये, और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्योंकि हमने आधार वर्ष को बदला है। अभी आधार वर्ष को बदलकर हमने क्या किया है? 2022-23 किया है, और ये भी हमारे जीडीपी के कम होने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमने आधार वर्ष में बदलाव किया है। तो ये दो बड़े कारण जो इसमें बताया गया है इस न्यूज में, और दो कारण के साथ साथ यह भी बताया गया है कि हम जीडीपी में आने वाले समय में 2028 में चौथे पोजीशन और 2030 में तीसरे पोजीशन में भी आ सकते हैं। तो ये जितनी भी बातें हैं बच्चों, ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार। अच्छे से इन शब्दावली को कीजिए। बाय बाय।